अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। पूरी दुनिया में ट्रंप का नाम हो जाए और नोबेल प्राइज उसकी गोदी में आकर गिर जाए। Now maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा से दो देशों के युद्ध में पैसा कमाया है। He'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. और पुतिन के लिए इस समय विन विन की सिचुएशन बनी हुई है। इसके बाद रूस सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to do. सोचो कि जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू मंदिरों से पैसे मांगने के मुद्दे पर एक साथ हो जाएं और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से लेकर सबको बोले कि हिमाचल प्रदेश को इस आर्थिक तंगी से बाहर निकालने में मदद कीजिए। सोचो कि राजनीति में जो नेता मंदिर मस्जिद करते हैं उसकी जगह पे वो नशे जैसे मुद्दे उठाना शुरू कर दे। सोचो कि भारत पाकिस्तान मिलकर चीन को धमकाना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है और ये हमारी कल्पना से परे की चीज है। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है जो हमारी कल्पना से भी आगे है और हम और आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि शीत युद्ध के दो सबसे बड़े किरदार आज बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस की। आज जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है और अगले 5 सालों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदलने वाली है। इसमें बहुत से चेंज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया, उनके बीच में लगभग 90 मिनट की बातचीत हुई। उसके बाद ज़ेलेंस्की का नेटो मेंबरशिप का सपना तोड़ा गया और बाद में यूएन में यूक्रेन के खिलाफ वोट किया गया, मतलब रशिया के पक्ष में वोट दिया गया। और अब ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर उसकी दुनिया के सामने बुरी तरह से बेइज्जती की गई। और इस सब के बाद हमें यूरोप का एक जवाब देखने को मिला जिसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यहाँ तक कि कनाडा सभी ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में खड़े नजर आए। और जिस तरह से ये सिनेरियो बन रहा है आप फ्यूचर में देखोगे कि जहां पर एक तरफ अमेरिका अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को कम करेगा वहीं दूसरी तरफ यूरोप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? अमेरिका जो कल तक यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था अचानक यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए क्यों बोल रहा है? इसका सिंपल सा एक जवाब है और वो है बिजनेस। इस समय जो अमेरिका की गद्दी पर इंसान बैठा हुआ है वो एक बिजनेसमैन है और उसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा से दो देशों के युद्ध में पैसा कमाया है लेकिन इतने खुलेआम नहीं कमाया। और डोनाल्ड ट्रंप का एक रूप तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं जिसमें वो कनाडा को अमेरिका में जोड़ने की बात कर रहे थे, उसके बाद ग्रीनलैंड को हथियाने की बात भी कर रहे थे जिसके लिए ऑफ कोर्स उन्हें गालियां भी सुननी पड़ी। Why are we supporting a country 200 billion plus a year? Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. That's why I told Trudeau when he came down. Let's be clear. If Trump is imposing tariffs, we're ready. We are ready with $155 billion worth of tariffs, and we're ready with the first tranche of tariffs. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है सीज फायर, ताकि ट्रंप अपने आप को एक सो कॉल्ड हीरो की तरह प्रपोज कर सके। देखिए, इसको समझाने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है। ट्रंप चाहता है कि रूस के साथ वो एक हिस्टोरिक डील साइन करे, डील भी ऐसी कि पूरी दुनिया में ट्रंप का नाम हो जाए और नोबेल प्राइज उसकी गोदी में आकर गिर जाए। लेकिन ट्रंप को यह नहीं पता कि पुतिन ट्रंप की इन बेवकूफियों का फायदा उठा रहा है। और ये बात इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को समझाने की कोशिश भी की थी कि जब तक पुतिन से कुछ लिखित में ना ले लिया जाए तब तक पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब रूस से ऐसी कोई डील साइन नहीं की जा सकती जैसी मिन्स्क डील रूस ने साइन की थी।
और फिर 2022 में रूस ने एक फुल स्केल इन्वेजन कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर हुई थी, उसमें जर्मनी पर पूरे वॉर का खर्चा डाल दिया गया था। लेकिन 2015 में ट्रीटी ऑफ मिन्स्क में ऐसा नहीं किया गया था, जिसका नतीजा आज यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप ठहरा एक बिजनेसमैन। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के फायदे के बारे में सोच रहा है और अपने आप को ग्रेट दिखाने के बारे में सोच रहा है। और पुतिन के लिए इस समय विन विन की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि अगर सीज फायर पुतिन की शर्तों पर हो जाती है तो यूक्रेन के लिए नेटो के रास्ते बंद, जो टेरिटरी रूस ने छीनी है वो वापस नहीं देनी पड़ेगी। अमेरिका जो जाने कब से रूस का राइवल है, उसके साथ ट्रेड रिलेशन ओपन हो जाएंगे और इससे ज्यादा रूस को और चाहिए क्या। लेकिन ट्रंप को अभी ये सब नहीं दिखाई दे रहा। ट्रंप तो बस जल्द से जल्द सीज फायर करवाना चाहते हैं। अब इसमें चाहे यूक्रेन की जमीन, यूक्रेन का आत्मसम्मान, यूरोप की दोस्ती और हाई मॉरल स्टैंडिंग, ये सब जाए तो जाए, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। और अब तो यूएसए की नेटो से विड्रॉल की बात भी शुरू हो चुकी है। ये तो रूस के लिए सोने पर सुहागे जैसी बात हो गई, क्योंकि इसके बाद रूस सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इंडिया के लिए तो ये और भी बुरा है, क्योंकि अगर एक एग्रेसर को इतनी छूट दी जाएगी तो इंडिया के पड़ोसी देश का तो सबको पता ही है कि वो कितने बड़े एग्रेसर है। अगर फ्यूचर में इंडिया पर हमला हुआ तो उस समय इंडिया का साथ कौन देगा। एग्रेशन के खिलाफ तो आवाज उठानी ही होगी, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। यूक्रेन ने तो वोल्डेमॉर्ट की तरह अपने एलाइज पर भरोसा कर लिया, लेकिन तब क्या होगा अगर हैरी पॉटर जिंदा निकल गया, क्योंकि पहले भी जब ये दो ताकतें इकट्ठी हुई है तो इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा हुई हैं, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। 1991 में जब रूस और अमेरिका थोड़े समय के लिए इकट्ठे हुए थे तो रूस ने अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। बहरहाल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हम एक बड़ा चेंज देखने वाले हैं, पर इसी बीच हमें अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा।